अब आते हैं गति। क्या है? गति, मोशन के बारे में। दूसरा चैप्टर है गति। कहीं भी गति करते हैं समझिए वो क्या है, कोई भी काम करते हैं, कहीं चलते हैं फिरते हो, क्या है? गति है। अब आते हैं गति में होता है सबसे पहले सदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है। केवल क्या होता है? परिणाम होता है। क्या कहलाता है? जिसमें दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। यानी कोई भी जिसमें परिणाम होता है केवल दिशा नहीं होता है, क्या होता है? अदिश राशियाँ होता है। ठीक है। जैसे द्रव्यमान, कोई चीज़ का तौलना, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि, ये सब क्या है? समय है। अब आते हैं नोट। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी भी क्या है? अदिश राशियाँ। अदिश राशि केवल जिसमें क्या परिणाम हो, दिशा नहीं होते। क्या होता है? जैसे घड़ी चलता है, ठीक है, उसका कोई दिशा नहीं है। ठीक है। द्रव्यमान, कोई चीज़ को नापना, ठीक है, उसका भी कोई दिशा नहीं है। अब है सदिश राशि के बारे में आता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी ऐसी वैसी भौतिक राशि जिनमें, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है। परिणाम के साथ दिशा भी रहती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि। जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अब आते हैं दूरी। क्या है? दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? यानी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक या शून्य होती है। यह हमेशा क्या हो सकती है? धनात्मक एवं शून्य होती है। अब आते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में, यानी बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसका यह सही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। जिस तरह दूरी का होता है उसी तरह विस्थापन का भी मात्रक मीटर ही होता है। विस्थापन जो होता है धनात्मक मात्रक और शून्य कुछ भी हो सकता है। जो विस्थापन है ये धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है, समझिए यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो पॉजिटिव, फिर से यहाँ से रिटर्न आए, फिर से क्या? निगेटिव, और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका यह सही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होगा। ठीक है। जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और शेष आधे समय में v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। ठीक है। अब आते हैं वेग, वेलोसिटी। यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका यह सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब आते हैं त्वरण। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। त्वरण जो होता है क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। इसका यह सही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी त्वरण का यह सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अब आते हैं नोट। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है।
यानी वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, 0 होगा। अब है प्रक्षेप्य गति। क्या है, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, यानी क्षैतिज तथा उदग्र पिंड को ऐसी ऐसी गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, इसमें पिंड के वेग का परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसमें जो पिंड के वेग जो होते हैं, यानी वस्तु के वेग का परिणाम एवं दिशा क्या होता है, दोनों समय के साथ क्या होता है, बदलते रहते हैं। अब इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होते हैं। क्या होते हैं, परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। ठीक है, अब प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है। प्रक्षेप गति कैसी है, द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है, एक समतल में गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36-45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। यानी क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। प्रक्षेपण कोण थीटा और 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होती है। 90 - थीटा दोनों के लिए क्या होता है, क्षैतिज परास समान होती है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। अब है वृत्तीय गति। क्या है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब है वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति कैसी होती है, एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। वेग की जो दिशा होती है क्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। जो त्वरण की दिशा होती है वेग की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। अब डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। यानी पत्थर स्पर्श रैखिकता क्या होता है, उड़ जाता है। अब है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। यानी एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है। किससे प्रकट किया जाता है, ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर θ/t होता है। यदि कण जो एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn होता है। यदि कण जो होता है कोण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn होता है। क्योंकि एक चक्कर में जो कोण होता है 2π यानी 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण जो होता है कोण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है वृत्त की परिधि गुने n बराबर 2πrn होता है। अब है यही उसकी रेखीय चाल होगी। ठीक है, अर्थात v बराबर 2πrn और v बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू r। ठीक है, रेखीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या होता है। नोट में दिया हुआ है पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी।
अब आते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम होता है, ठीक है। यानी न्यूटन गति यानी भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687, भौतिकी के पिता किसे कहा था? न्यूटन को। 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो क्या होगी? वो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तन न किया जाए, ठीक है। यह न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम का गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, यानी किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा में मिलती है। यानी देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो है उससे गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा तीनों मिलता है, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम से। अब आगे देखते हैं बल की परिभाषा। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। नोट में आते हैं जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशा के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब है जड़त्व के कुछ उदाहरण। पहला है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर और उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। दूसरा है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये क्या है? जड़त्व का नियम है। अब आते हैं संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुण द्रव्यमान होता है। यह जो संवेग होता है यह एक सदिश राशि होता है। इसका SI मात्रा kg मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अब न्यूटन का द्वितीय गति नियम, ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन जो होता है बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। अब किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक F बराबर kx होता है। F बराबर क्या होता है? kx होता है, जहाँ के स्प्रिंग का बल नियतांक है। बल क्या है? नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यायन बल का परिणाम स्प्रिंग बल का नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक k को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल क्या होता है? nk होगा, ठीक है। नोट में है प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। प्रथम नियम जो है न्यूटन का दूसरे नियम का ही अंग है। अब है न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ाने में क्या होता है, तृतीय गति का नियम का प्रयोग किया जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कोनों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। ठीक है, यानी m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1 प्लस m2v2 होता है। ठीक है, नोट में है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम का दूसरा रूप है और तृतीय नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। अब टक्कर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर पहला इसमें कह रहा है, इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है, उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। दूसरा है, इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहता है। तीसरा कह रहा है, प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 होता है। अब आते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग से वापस आता है। दूसरा है, इसमें गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, सुरक्षित नहीं रहती है, संवेग सुरक्षित रहता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान 1 से कम होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, ई बड़ा छोटा होगा 1 से। अब आते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थता। क्या है, पूर्ण अप्रत्यास्थता टक्कर। इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लगता है। दूसरा है, काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है लेकिन संवेग सुरक्षित रहता है। तीसरा कह रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है। अब है आवेग के बारे में जानते हैं, इम्पल्स। ठीक है, आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उसका बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब नोट में आते हैं, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। घर्षण बल जो होता है हमेशा प्रयुक्त बल का क्या करता है, विरोध करता है। अब अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, यानी अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जो एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या है, mv² होता है। mv² होता है। अब है अपकेंद्रीय बल। क्या है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। ये जो बल होता है छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब है नोट में,
विद्युतीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगती है, जबकि इसकी प्रक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। अब है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल और स्क्रू जैक आदि होता है। ठीक है, वो होता है सरल मशीन। अब आते हैं उत्तोलक, लीवर। ठीक है, उत्तोलक यानी उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है। उत्तोलक जो होता है एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उसे क्या बोलते हैं? उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलंब, फलक्रम। यानी जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आलंब फलक्रम किसे कहते हैं? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। अब है आयास, इफोर्ट। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। आयास जो होता है, इफोर्ट, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आयास कहते हैं। अब है भार, लोड। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। भार जो होता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। यानी आर्किमिडीज ने क्या किया था? उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या के क्या किया था? नींव रखा था। ठीक है, देखिए ये हुआ उत्तोलक। ठीक है, ये हुआ भार, आयास, बीच में रहता है आलंब, ये भार भुजा, आयास भुजा। ठीक है, यानी भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा। यांत्रिक लाभ यानी भार बटा आयास, यानी आयास बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। अब इसके उदाहरण है कैंची, पिलास, सड़सी, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F व आयास E के बीच भार होता है। क्या होता है? भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, खैनी काटने वाला मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब आते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होता है आलंब जो होता है F, भार
भार W के बीच आयास होता है। क्या होता है? आयास E होता है। ठीक है, इसकी यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ। चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब है गुरुत्वीय केंद्र। क्या है गुरुत्वीय केंद्र? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु के संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। संतुलन कितने प्रकार के? 3 प्रकार, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। 3 प्रकार का संतुलन हो सकता है। अब अस्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से छोड़ा विस्थापित किया जाए, बल हटाने की पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन को क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब आते हैं अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए, तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन यानी यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब आते हैं उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। ठीक है, अब है अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यानी अस्थायी संतुलन की शर्तें, यानी किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। यानी वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या होना? अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ? आधार से वो होकर गुजरनी चाहिए। अब आते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण, ठीक है, घर्षण फ्रैक्शन। घर्षण क्या होता है? यदि एक प्रकार का बल है, घर्षण क्या? एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण जो होता है क्या करता है? हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल का मान जो होता है सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी सतह कैसा है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। घर्षण के कारण क्या होता है? ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है? यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, अब है घर्षण। घर्षण के प्रकार। घर्षण 4 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण यानी पिंड की स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण होता है। सीमांत घर्षण यानी पिंड की सरकने की अवस्था, पिंड के सरकने की अवस्था। तीसरा है गतिज या सर्पी घर्षण यानी पिंड की अनंत तल पर फिसलने की अवस्था में। चौथा है लोटनी घर्षण यानी पिंड के लुढ़कने की अवस्था। घर्षण कितने प्रकार के? 4 प्रकार। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। ठीक है, सब नोट में है स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटनी घर्षण होता है। ठीक है, अब घर्षण गुणांक के बारे में जानते हैं। म्यू यानी घर्षण बल
का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल का मान जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू अभिलंब प्रतिक्रिया बल R होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू R, F बराबर म्यू आर, म्यू बराबर F बाई आर होता है। यानी घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या, घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है। अब है घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। घर्षण जो होता है घर्षण गुणांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। ठीक है। नोट में है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी घर्षण बल के अधीन कोई भी कार्य करिएगा तो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर।